हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक राष्ट्रवाद क्या है, इसके आगे कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए, साम्राज्यवाद क्या है हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग इसके आगे से पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 8 से। ठीक है, 8 में कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो कौन था, लिखेंगे उत्तर में कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। इसका बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट था। फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। देखिए, जो नेपोलियन था इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1769 को हुआ था। ठीक है, इसके बचपन का नाम था नेपोलियन दी बोनापार्ट और यह फ्रांस के क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। और इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता था। ठीक है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया। ही यह जो है 1789 में फ्रांस की राजनीति में इसने प्रवेश किया। 1789 ईस्वी में 18 मई 1804 ईस्वी को वह सम्राट बन गया। देखिए, यानी कि 18 मई 1804 ईस्वी को यह फ्रांस का राजा बन गया। ठीक है, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और अपना एक अलग कानून बनाया। यहाँ पर नून नहीं होगा, यहाँ पर होगा कानून। ठीक है, और एक अपना अलग कानून बनाया बनाया जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई। तो 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में, क्योंकि जब ये नेपोलियन बोनापार्ट जब राजा बना था उसी समय इसने क्या किया कि अपना कानून जो है वो लागू कर दिया। अपना एक नया कानून बनाया और उसी समय यह लागू कर दिया। तो वही आपसे ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न पूछता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। ठीक है, तो 1804 ईस्वी में। चलिए, देखिए, चलते हैं आगे। देखिए, अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। कह रहा है कि नेपोलियन के द्वारा किए गए मुख्य कार्यों को लिखें अथवा राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन के योगदान को लिखें। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछता है, दो गो है कि नेपोलियन, इसी प्रश्न को दो तरीके से पूछता है कि नेपोलियन के द्वारा किए गए मुख्य कार्यों को लिखें या फिर अथवा राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन के योगदान को लिखें। तो लिखेंगे उत्तर, राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित है। पहला होगा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दूसरा का है कि यातायात के साधन को सुगम और सस्ता कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो यातायात का साधन था वो बहुत ही महंगा होता था। ठीक है, वह क्या किया कि जब नेपोलियन आया तो उसे सस्ता कर दिया और आसान कर दिया। तीसरा में संचार व्यवस्था को अच्छा और सुगम कर दिया। जो संचार व्यवस्था था, यानी कि मान लीजिए किसी हम लोग अभी कहीं मोबाइल से बात करते हैं, ये क्या है कि संचार व्यवस्था है। ठीक है, तो उस समय जो संचार व्यवस्था था उसको यह जो है और अच्छा कर दिया। चौथा में आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, दूर करने का प्रयास किया, यहाँ पर केवल किया होगा, ये गरीबों नहीं हुआ, प्रयास किया। ठीक है, देखिए, उसके बाद 5वां नंबर में सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। मतलब कि जो सामंती व्यवस्था लागू था उसको इसने समाप्त कर दिया। और छठा में है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया। मतलब कि चाहे वह उसके देश के कोई भी नागरिक हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए क्या किया कि कहा कि सबके लिए क्या हुआ कि एक कानून रहेगा। ठीक है, और 7 नंबर में किया शिक्षा में सुधार किया और बोला कि हम सबको शिक्षा देंगे, चाहे वह गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ठीक है, सबको शिक्षा दिया जाएगा,
यानी कि शिक्षा में भी इसने सुधार किया। कौन किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। कह रहा है कि देखिए प्रश्न है कहा कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन है? लिखेंगे उत्तर। पहला, कि कुलीन वर्ग या फिर सामंत का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना। और दूसरा का हो जाएगा कि मध्यम वर्ग का उदय। ठीक है, ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है, दुइयों को लिखेंगे हो जाएगा काम, मध्यम वर्ग का उदय। चलिए इसके आगे देखते हैं। 10 हो गया है, 11 नंबर से। 10 के बाद 11। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका। कह रहा है कि जलवे राइन क्या है? जलवे राइन क्या है? लिखेंगे उत्तर कि जलवे राइन एक व्यापारिक संस्था थी जिसका गठन 1834 में प्रसा ने किया था। प्रभा नहीं किया हुआ, प्रसा। ठीक है, प्रसा ने किया था। इसका मुख्य कार्य व्यापारियों के हितों का रक्षा करना था। ठीक है, जो जलवे राइन है, पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि जलवे राइन कैसी संस्था है, तो लिखेंगे कि व्यापारियों की संस्था है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न बनता है आपका। कह रहा है कि वियना सम्मेलन का लक्ष्य क्या था? वियना जो सम्मेलन था उसका क्या लक्ष्य था? तो उत्तर लिखेंगे कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना और पुरानी व्यवस्था को लागू करना था। 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटा है, यहाँ पर घटा है, ठीक है, जो भी घटना घटा है उसे दोहराया न जाए और नेपोलियन द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है उसे दबा दिया जाए। और कहा गया कि यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। यानी कि यूरोप में जो स्थिति है उस स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कहा गया। ठीक है, वियना सम्मेलन का यही उद्देश्य था। अब देखिए अगला प्रश्न है। कहा है कि वियना सम्मेलन की उपलब्धि को लिखे। ये उपलब्धि नहीं कहा कि उपलब्धि है, उपलब्धि को लिखे। तो उत्तर लिखेंगे कि नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र को वापस करने के लिए कहा गया है कि नेपोलियन ने जिस क्षेत्र को जीता है उस क्षेत्र को उस राजा को वापस कर दिया जाए जिस राजा से उस क्षेत्र को जीता गया है। ठीक है, वापस करने को कहा गया। आगे है, कहा है कि इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में खंडित करना। कहा है कि जो इटली है, इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में खंडित करने के लिए कहा गया। और 3 नंबर में कहा गया कि इटली को पोलैंड का एक भाग मिला। इटली को पोलैंड का एक भाग मिला, अतः इस प्रकार प्रतिक्रियावादी शक्ति का विजय हुआ। और 4 में हुआ कि फ्रांस जो है दो हिस्सों में बांट दिया गया। फ्रांस को दो हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, 5वां है फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया गया। यानी कि जो फ्रांस है और फ्रांस के ऊपर बहुत सारा जुर्माना लगा दिया गया। कैसा जुर्माना? यानी कि जो युद्ध हुआ है, ठीक है, युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ है उस सब के सब खर्चा कौन भरेगा? अब फ्रांस भरेगा। ऐसा जुर्माना उस पर लगा दिया गया। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कहता है कि बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना और लुई 18वां को गद्दी पर बैठा दिया गया। कि बुर्बो राजवंश यानी कि जो 16वां था, ठीक है, लुई 16वां, उसी का खानदान का आगे का लुई 18वां को पुनः स्थापना कर दिया गया। क्योंकि जो लुई 16वां था वह बहुत ही प्रतिक्रियावादी राजा था। ठीक है, चल देखिए अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। देखिए अगला प्रश्न है कहा कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था वो कौन था? लिखेंगे उत्तर कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, चांसलर का जैसे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री, सॉरी क्या मंत्री, प्रधानमंत्री। जैसे मान लीजिए कि मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का वो चांसलर था, यानी कि ऑस्ट्रिया का वो प्रधानमंत्री था जो एक जो एक यह घोर जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था।
जिसका कहना था कि किसी भी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई बिल्कुल मत करो। ठीक है, यानी कि जो मेटरनिक था वो कहता था कि किसी भी राज्य में शासन कीजिए, राज कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन किसी भी जनता की भलाई आपको बिल्कुल ही नहीं, मतलब नहीं करना है। ठीक है, ऐसा वो उसका कहना था। देखिए, अगला प्रश्न है कि मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं। कि जो मेटरनिक काल है उससे आप क्या समझते हैं। लिखेंगे उत्तर कि 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक के समय को ही मेटरनिक काल कहा जाता है। यानी कि 15 से लेकर 48 तक किसका राज था, मेटरनिक का राज था। ठीक है, ये सब कुछ अपने मर्जी से करता था 1848 तक। उसके बाद इसको पकड़ लिया गया और पकड़ करके युद्ध में हरा दिया गया इसे। ठीक है, और युद्ध में हराने के बाद इसको सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया। इसको वहाँ पर बंदी बना करके अकेले छोड़ दिया गया कि जा अब वहीं पर अकेले रहो और वहीं पर अकेले खाओ पियो और वहीं पर मर जाओ। उसको इसके लिए कुछ खाने के लिए भी कुछ वहाँ पर नहीं छोड़ा गया। अपने जंगल में कुछ खाएगा, नहीं खाएगा तो उसको कोई जंगल का कोई जानवर ही उसे मार कर खा जाएगा, इसलिए उसको वहीं पर छोड़ दिया गया। कहाँ पर, सेंट हेलेना नामक टापू पर। देखिए, यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका मूल मंत्र था कि परिवर्तन में बाधा पहुंचाना। ठीक है, परिवर्तन में क्या पहुंचाना, बाधा पहुंचाना। ठीक है, इसका मूल मंत्र था किसका, मेटरनिख का। देखिए, अगला प्रश्न बनता है, कहता है कि मेजिनी कौन था। मेजिनी कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेजिनी कौन था, लिखेंगे कि मेजिनी का जन्म 1805 ईस्वी को जिनेवा में हुआ था। ठीक है, इसको इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। जो मेजनी है, मेजनी को क्या कहा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा। ठीक है, मसीहा कहते हैं कि भगवान कहा गया है इसे। ठीक है, किसको, तो मेजनी को। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक था। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था। कार्बोनरी संगठन का स्थापना भी मेजनी ने ही किया था। ठीक है, यानी कि इतने सारे जो संगठन है, इन सभी संगठनों का इसने क्या किया था कि स्थापना किया था। चलिए, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न बताया आपका कि जुलाई यानी कि 1830 ईस्वी की क्रांति के कारण को लिखें। चलिए, यानी कि 19 नंबर प्रश्न से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए।